तो आज हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लिखना स्टार्ट करें। दिस थ्योरी वॉज डिजाइंड बाय पी हुन एंड R.S. मिलिकन। दोनों साइंटिस्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा। दिस थ्योरी वॉज डिजाइंड बाय पी हुन एंड R.S. मिलिकन in order to explain the characteristics of molecule such as magnetic strength and relative strength, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और यही थ्योरी है जिसने एक्सप्लेन किया कि आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन सा नेचर पोजेस करता है। ऑक्सीजन गैस पोजेस करता है, ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन क्या है? एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये बात पहली बार किसी थ्योरी ने अगर प्रूव किया है तो वो कौन सी थ्योरी है? द थ्योरी इज दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिखें उसके नीचे, मेरे को लगा क्योंकि मेरे से ही हिल गया था। प्रॉपर्टी, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब देखिए क्या क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमें दो चीजें पता चलती है कि कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, हमें इसके बारे में पता चलता है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ में हमें पता चलता है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये सारी बातें हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर पता चलती है। और अगर आपको एक तरफ से बॉन्ड स्ट्रेंथ पता है तो इनडायरेक्टली आप बॉन्ड लेंथ के बारे में भी यहीं से पता कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज को आप बड़ी आसानी से डिफाइन कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि किसी भी 4-5 कंपाउंड, 4-5 मॉलिक्यूल आपको दिया जाए तो उसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये सारा कुछ आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। डन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये सारी चीजें निकालने में मदद करती है। लिखें सैलिएंट फीचर्स ऑफ MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम करती है। सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इस प्रकार से सपोज करिए ये एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दो एटम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पास आने के बाद MOT कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ये आपस में क्या करते हैं, एक इस तरह का एक नया शेप ले लेते हैं। ये जो दोनों एटम्स आपस में इंटरैक्ट करके जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इस प्रकार से उनमें एक नया शेप डेवलप हो जाता है और उन नए शेप में ये इस प्रकार से जो नया ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से आपके चारों तरफ डेवलप होता है, जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो आपका शेडेड रीजन है। और ये जो दो न्यूक्लियस हैं तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और एक न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसी दो एटम को जोड़ते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि सपोज एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, आपस में दोनों इंटरैक्ट किए तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है
ये दो एटॉमिक ऑक्सीजन के मिलने से हुआ है। तो इस प्रकार से उनके ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे प्रकार का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के क्रम में वहां पर दो चीजें होती हैं। पहला, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, दूसरा एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। मैंने आपसे जब ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वन इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, वन इज नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड वन इज जीरो ओवरलैपिंग। ठीक उसी प्रकार से जब हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कहते हैं तो वहां पे भी मैंने आपसे कहा होगा कि एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये 3 तरह के ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब कभी भी दो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसके अंदर एक ऐसी स्टेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ऐसी स्टेट होती है जिसको क्या कहते हैं, एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। कैसे ये फॉर्म हुआ है उसको समझने से पहले हम सैलिएंट फीचर्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से वेव्स आपस में इंटरैक्ट करके और कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। राइट, द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई, द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट लिखें, द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई various molecular orbitals just like the electron of an atom, just like the electron of an atom occupying various atomic orbitals. The electron in the molecules occupy various molecular orbital just like the electron of atom occupying various atomic orbital. तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी भरे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 था ये। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, ये आपने प्रॉपर्टीज लिख ली ना कि क्या क्या हम लोग सीखेंगे यहां से, तो उसके अंदर सेकेंड पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन atomic orbitals of comparable energy, when atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry combine together, आपस में प्रॉपर सिमेट्री वाले, प्रॉपर सिमेट्री मतलब एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस वाला वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ, जब एक इक्वल एनर्जी वाले चीजें आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे फॉर्म करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए क्या होता है। मैंने इस बारे में शायद पहले भी आपसे कहा होगा कि सपोज करिए ये कोई वेव है, ये इसका पॉजिटिव लूप है, ये इसका नेगेटिव लूप है, आप इसकी इंटरेक्शन करा रहे हैं एक दूसरे सेम तरह के एटम ऑर्बिटल के, यानी वेव फेजर डायग्राम के साथ, दोनों ही जो आपका ऑर्बिटल है उसका फेज सेम है, तो मैंने कहा होगा कि ये आपस में जब जुड़ेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर इसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए A मान लेता हूं, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड D मान लेता हूं, तो ये A+B होगा। इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेयरएज कभी कभी इस तरह का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है जहां पर ये पॉजिटिव लूप है और ये नेगेटिव लूप है, और इसको आपने ऐड किया है एक इस तरह के ऑर्बिटल के साथ, वेव ऑर्बिटल के साथ, और तब जब ये जुड़ रहे हैं तो ये मेरा अजम्पशन है कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड A है और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड B है, और A इज ग्रेटर देन B। अगर ऐसा है तो कुछ इस प्रकार का ये A-B का एम्पलीट्यूड वाला एक वेव आपको मिलता है। ये जब कभी भी होता है उधर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए थ्योरी क्या कहती है,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब कभी भी आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में एक दूसरे के पास लाते हैं तो देयर आर चांसेस कि दो केसेस बन सकते हैं। एक, जहां पर जो आपस में ऑर्बिटल्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरैक्ट करें और एक बहुत ही स्टेबल फेज बन जाए, यानी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाए। वेयरएज कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट करके एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करते हैं और वहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो देयर आर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीइंग फॉर्म। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इस प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स जब कोई मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से इंटरैक्ट करके दो टाइप के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डन। तो इसको आप लिखें। पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड is always equal to the number of combining atomic orbitals. The number of molecular orbital obtained is always equal to the number of combining atomic orbital. Full stop. When two atomic orbitals combine, two types of molecular orbital are obtained. Two types of molecular orbital are obtained. One is bonding molecular orbital, and the other is anti-bonding molecular orbital. One is bonding molecular orbital and the other is anti-bonding molecular orbital. तो इस प्रकार से दो टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। उसके नीचे ये पूरा आप जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और उस प्रकार से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, वो आप अपनी कॉपी में उसके नीचे दिखा दें। ये आप अपनी कॉपी में बना लें। और ये तभी होता है जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस कहीं पे प्रेजेंट हो। ये तभी संभव है जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस कहीं पे प्रेजेंट हो। और एक से ज्यादा न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? जब आप दो एटम्स को आपस में एक दूसरे के पास लेके आएंगे। और दो एटम जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो फिर वो मोनोसेंट्रिक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डाइसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। और पॉलीसेंट्रिक एटम कहीं पर अगर बनता है तो उसे ही तो हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और यहां पर हम यही सीख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें। ये सारा लिख लिया है तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए। राइट। while an electron, point number 3, point number 4, while an electron in an atomic orbital is under the influence of one nucleus, while an electron in an atomic orbital is under the influence of one nucleus, whereas in a molecular orbital it is under the influence of two or more nuclei depending upon the number of atoms in a molecule. Thus, an atomic orbital is known as monocentric, an atomic orbital is known as
monocentric, whereas molecular orbitals are known as polycentric. molecular orbitals को आप क्या बोलते हो? polycentric बोलते हो, whereas जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको आप क्या बोलते हो? मोनोसेंट्रिक बोलते हो। अब जैसे ही पॉलीसेंट्रिक हुआ तो वहां पे कई सारे इंटरेक्शन आ जाते हैं, इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, कई तरह के वहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये सपोज करिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। अब ये इनका एक अपना एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी लेवल पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। होता क्या है, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो 2 इस तरह का ऑर्बिटल फॉर्म होता है। एक ऑर्बिटल फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से, और एक ऑर्बिटल फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से। एक की एनर्जी उसके मीन पोजीशन से ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और एक की एनर्जी ऊपर मीन पोजीशन से नीचे की ओर घट जाती है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी घट गई है, आप इसको एनर्जी का ग्राफ कह सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। तो जब एनर्जी इस मीन पोजीशन से घट गई तो ये स्टेबल हो गया। ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है? स्टेबल हो गया। वेयर जिसकी एनर्जी बढ़ गई वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। स्टेबल होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी अनस्टेबिलिटी वाली, जो ऑर्बिटल अनस्टेबल हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कुल ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने? 2, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट थे? 2 यहां पर और 2 यहां पर। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अब 2 कहां चले गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गए। ये किस तरह के इंटरेक्शन से हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और ये कैसे हुआ होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब कभी भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जितने ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक अगर मान लीजिए 2 हैं तो एक ऐसा फॉर्म होगा जो हाईली स्टेबल होगा और एक ऐसा फॉर्म होगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। यही बात आपको 5वें पॉइंट में लिखना है, राइट? द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, because of their lower energy, the bonding molecular orbital, because of their lower energy, have greater stability, whereas the bonding molecular orbital, because of their lower energy, have greater stability, whereas the anti-molecular bonding orbital, due to their higher energy, whereas the anti-bonding molecular orbital has higher energy, due to which they are highly unstable. तो ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से ऑर्बिटल्स को भरा गया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, a molecular orbital shows the probability distribution. The molecular orbital shows the probability distribution of electron around a group of nuclei in a molecule. A molecular orbital shows the electron probability distribution
around a group of nuclei in a molecule, around a group of nuclei in a molecule. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में भरा था वैसे ही आप यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते भरते हैं, और भरने के क्रम में आप वापस से वो जो नियम हमने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा होगा अबाउ प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, ये सारे रूल वहां पर भी एज इट इज फॉलो होते हैं. तो लिखिए आगे 7 नंबर पॉइंट, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, just like atomic orbitals the molecular orbitals are filled in accordance with Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's multiplicity rule. Hund's multiplicity rule. अब के बाद से ये जो नीचे की एनर्जी फॉर्म होने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम लोग बीएमओ के नाम से बुलाएंगे, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बुलाएंगे एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बीएमओ जब कभी भी फॉर्म होता है वो ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी के एनर्जी से फॉर्म होता है, whereas psi इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी तो यहां भी हो रहा है, पर इसकी जो एनर्जी है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली है, तो ये एंटी बॉन्डिंग में साई स्टार यूज करते हैं और इसमें कोई भी साई यूज नहीं होता. तो ये जो डायग्राम आपने बनाया था उसमें आप ये चीज दिखा दे कि बीएमओ को आप डायरेक्टली एडिशन ऑफ फेजेस, ये क्या है, साई वॉज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसने दिया था, श्रोडिंगर ने, तो उसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, पर ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, साई ए प्लस साई बी. डन. अब ये तो सारी हो गई थ्योरी की पार्ट, पर हम लोग तो थ्योरी सीखने नहीं आए, हम लोग तो वो सीखना है कि भाई हमारा सवाल कैसे बने. थ्योरी समझना बहुत आसान काम है कि इस तरह से होता है. अब ये होता है, जिसने कहा है होता है उससे हमें मानना पड़ेगा ऐसा ही होता होगा, कि हमने देखा तो किसी ने भी नहीं है, तो पता नहीं हमें ऐसा होता है नहीं होता है. पर लेकिन अगर मेरे जो मॉलिक्यूल नेचर में पाए जा रहे हैं उसको अगर ये थ्योरी अपने हिसाब से अगर ढंग तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है तो हम मानेंगे कि थ्योरी देने वाले ने सही थ्योरी दिया है. बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है. अब अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में. तो मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से दो टेबल मतलब दो अलग अलग पेज, फुल पेज में आपको ये टेबल बनाना है जो अभी मैं आपको बनवाने जा रहा हूं. कैसा है टेबल मैं चाहता हूं एक बार आप देख लें ताकि आपको पता लगे कि क्या बनाना है. आपको इस प्रकार से एक टेबल बनाना है, ठीक है, एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम जिसको बोलते हैं. तो ये मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम है, इसे हम याद रखना पड़ता है. बहुत सरल है, मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको याद रह जाएगा. और यही एक फुल पेज में आपको बनाना है, एक ये और एक ये, ऐसे दो डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है. तो एक पेज में एक डायग्राम बनाइएगा और एक पेज में एक डायग्राम आप बनाएंगे. हेडिंग डालें, लिखें एटॉमिक नंबर लेस देन 7. ऑल दोज molecules which are formed for the elements which have atomic number less than 7, less than or equal to 7, less than or equal to 7 और equal to 7, क्योंकि नाइट्रोजन का भी इसी प्रकार से भरा जाता है. तो एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 के लिए आप ये वाला ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम यूज करेंगे. कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, Li2, Be2, B2, C2, N2. Li2 लिथियम 2, Be2 बोरोन 2, B2 C2 and N2. ये कुछ 4-5 जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हम लोग देखते हैं.
बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास तो जगह कम है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको देखने हैं, मुझे बस इतना बताइए कि क्या ये दिख रहा है वहां पे? अच्छा, ये दिख रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कुछ भी मैं बनाऊंगा ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एक एटम इसका और एक एटम इसका। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि मैं किसके लिए बना रहा हूं, N2 के लिए ही बना रहा हूं, ठीक है। N2 का नंबर क्या होता है तो बताइए? N2 का नंबर होता है 7, तो यानी N2 होगा तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक साइड का ही देखना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p3, 4 3 7। चलिए, तो अभी ये 1s का 2 बना दिया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। फिर 2s का भी 2 डाल लेते हैं। फिर 2p भी डाल लेते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक तरफ ये नाइट्रोजन है, एक तरफ ये नाइट्रोजन है, तो N और N मिलके N2 बनाएंगे। तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी हमें ठीक क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार से अभी इधर भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और फिर इधर भी ऐसे ही। यहां पे क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में क्या कर दिया? बाजू बाजू में लिख दिया। अब वो जो थ्योरी हम पढ़े थे कि यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करता है तो क्या बनाता है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, एक बॉन्डिंग की और एक एंटी बॉन्डिंग की। तो ये इस प्रकार से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग की बन गई। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से इसी प्रकार से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग की और दूसरी एंटी बॉन्डिंग की। अब यहां पे ही जो मेन खेल है वो आपको ध्यान रखना है कि ये px है, ये py है और ये pz है। सिमिलरली इधर भी क्या होगा? px, py, pz। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कुछ इस प्रकार से टूटते हैं। यहां पर पहले नीचे की ओर 2 बनता है, फिर 1 बनेगा, फिर इसका उल्टा यहां एंटी बॉन्डिंग और फिर यहां पर इसका एंटी बॉन्डिंग। ये इस प्रकार से इसकी एनर्जी जो है वो टूटती है। अब इनके नाम लिखने होंगे। ये बना किससे है? दिस इज 1s, और ये भी किससे बना है? 1s से। s और s मिलकर हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसमें हम सिग्मा 1s बोलते हैं। सिग्मा 1s है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली ये 2s है तो इसे बोलेंगे सिग्मा 2s, और इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 2s। मैंने आपसे कहा था कि px, py, pz में जब कभी भी कोई बॉन्डिंग होती है तो पहला सिग्मा बनता है और बाकी दो क्या बनेंगे? पाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई 2p। अब आप इसे अगर x मान रहे हैं तो इसे y लिख दीजिए, तो पाई 2py, पाई 2pz, और इसे आप क्या लिखेंगे? सिग्मा 2px। ये नाम समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, इसका उल्टा भाई यहां बनेगा, यहां क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 2px, और इन दोनों का उल्टा ऊपर बना होगा तो यहां लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? चलिए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है, तो अब टोटल यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसके और 2 इसके, तो वही 2 2 4 यहां भर जाएगा डायरेक्ट। तो हमने इस प्रकार से 2 इसके और 2 इसके हमने भर दिए। फिर इसके भी ऐसे ही 2 आएंगे, तो पहला 1 भरेगा, फिर 2, फिर 1 भरेगा और फिर 2, और दोनों के स्पिन क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। अब यहां आइए, टोटल कितने हैं? 3 और 3 6। तो नियम कहता है कि पहले आप 1 1 भर लो, फिर उसकी क्या कर लो? डबलिंग कर लो। रीजन कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरते हैं तो पहले दोनों को इक्वली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उसके बाद उसकी डबलिंग करते हैं। 4 खत्म हो गए, 5 और 1 6।
इस तरीके से नाइट्रोजन के आपने क्या भर दिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर गए। ये जो भरने का तरीका समझ में आया। ये एनर्जी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। तो एनर्जी का ऑर्डर मैं यहां लिख देता हूं। एनर्जी का ऑर्डर है सिग्मा 1s इज लेस देन, सॉरी इसकी एनर्जी सबसे कम है, हाँ ठीक है, इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन पाई 2py is equal to pi 2pz is less than sigma 2px is less than sigma star 2px is less than pi star 2py is equal to pi star 2pz। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ये रखना, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर ये तो याद रख सकते हैं। 1 1 1 1 फिर 21 12 ऑर्बिटल्स। तो ऐसे ये डायग्राम तो याद रह सकता है कि एक एक बना था, फिर एक एक बना था, पहले 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2। तो बस ये याद रख लीजिएगा, पहले 2 है फिर 1, तो उसका तो उल्टा तो आप तुरंत ही बना लेंगे। अब सर ये बन जाएगा अगर, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? नेक्स्ट हमारा डाउट ये होना चाहिए कि सर ये अगर मुझे पता चल जाए कि ये बन जाएगा तो हम क्या पता करेंगे इससे? हम इससे दुनिया की सारी चीजें पता कर लेंगे जो जो हमने वहां पहले बताया था। सबसे पहली चीज जो हमें पता चलेगी वो क्या है बोलिए? वेदर दिस सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड अप हैं। डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। पैरामैग्नेटिक मतलब कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो ये डायमैग्नेटिक हुआ पैरामैग्नेटिक हुआ? डायमैग्नेटिक। तो आपका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कैसे पता चला? आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरा, भरने के बाद आपको पता चल गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कैसे पता करते हैं? पहले आप इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, देख लीजिए, अगर सारा पेयर्ड अप है तो डायमैग्नेटिक, अगर पेयर्ड अप नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। तो एक स्टेटमेंट वहां लिख लें इसके नीचे। ये एनर्जी ऑर्डर लिख लिया, एनर्जी ऑर्डर लिखिए। और कोशिश ऐसी रहनी चाहिए बनाने के वक्त कि ये जो आपका एनर्जी है, मतलब ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये ना बीचों बीच पड़े। जितनी एनर्जी इससे ऊपर उतनी एनर्जी इससे नीचे, मतलब ऐसा होना चाहिए। मैंने कोशिश की है ऐसा हो, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही हो। जितनी एनर्जी इसकी यहाँ से ऊपर उतनी एनर्जी इसकी यहाँ से नीचे, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्री रहेगी तो आपका जो मॉलिक्यूल भरने का, जो इलेक्ट्रॉन भरने का, और देखने में भी वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गया। लिखें N2 is diamagnetic in nature. N2 is diamagnetic in nature. Done. Next, वहीं पे आप लिखें फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये तो कोई बताया नहीं आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि उसके बीच में कितने बॉन्ड बनने वाले। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ऑब्वियसली 3 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, एक और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, आपस में लोग दोनों क्या बना लेते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताएगा कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखिए, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2 2 4 और इधर 6 6 4 10 हो गए। दिखाई दे रही है 10 लिख रहा हूं, किसी को डाउट है क्या? 10 कहां से लिख लिए सर आप? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे ये सब बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। तो स्टार वाले दोनों एंटी बॉन्डिंग है, बाकी सब बॉन्डिंग है। तो टोटल 7 कितने थे? बच गए कितने? 4। तो ये आपने इधर डाल दिया 4। घटाइए, हाफ दिस इज
6, कितने बार में गया? 3 बार में। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके प्रेजेंट में उसके कितने प्रेजेंट होंगे? 3 प्रेजेंट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का, कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जब नाइट्रोजन के लिए आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो कितना निकल के आया? 3, जो ये बताता है कि 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 3 ही बॉन्ड होंगे। व्हाट इट? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा या जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो ये 2 स्टेटमेंट और ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम। और एक स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ में देखिए क्या क्या बातें लिखी थी। आपने लिखा था कि हम उसके बॉन्ड के स्ट्रेंथ को निकाल लेंगे, हमने लिखा था हम उसके बॉन्ड के लेंथ का ऑर्डर निकाल लेंगे, हमने लिखा था हम उसके बॉन्ड के एनर्जी का ऑर्डर निकाल लेंगे। और ये सब किसकी मदद से निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर की मदद से। तो ये 4 ही पॉइंट आपने लिखा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। चारों यहां निकल गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। यानी BO is proportional to BS is proportional to BE is inversely proportional to bond length। ये समझ में आ रहा है? ये जो छोटा डब्बा है यही इस पूरे चैप्टर का सार है, मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सार है। अब इतना समझ जाने के बाद जो पहला सवाल आपको लिखना चाहिए वो ये है, राइट? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कौन सा जल्दी होगा नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब किस 2 मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। हाँ, तो अगर वैसे जानना है तो मतलब मेरे को उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए। हाँ, नहीं हम पूछ रहे हैं ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे दिया हुआ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ कैसे मतलब उसका रिलेशन क्या है? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप जैसे मेरा और इनका रिलेशनशिप है, ऐसे ही रिलेशनशिप है। देखिए अभी मान लीजिए ये मैं इनके साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये एक बॉन्ड है, कोई भी एक बॉन्ड मान लीजिए, जैसे केमिस्ट्री में लेना, ये भाई बहन बना रहे, ये सपोज था नहीं सिग्मा बॉन्ड तो है ये सपोज करिए कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये हमने पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब बना रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पर द मोमेंट आप सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ सेकेंड बॉन्ड पाई बना रहे हैं, पाई बनाने टाइम क्या हो गया? अब जो है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ गया। अब इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा? क्योंकि आपने 2 बॉन्ड बना लिए। पहले क्या था? सिंगल बॉन्ड था, अभी आपने 2 बॉन्ड बना लिए। अब 2 बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ कम। अब पहला एक सिग्मा था, एक पाई बन गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया। अब ने ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बना तो हमारे बीच की दूरी और कम हो गई, यानी बॉन्ड लेंथ और कम हो गया, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ गया। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतना ज्यादा है, देखिए। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड बना था तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना कम था। डबल बॉन्ड बना तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गया, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की ताकत बढ़ती है और उसका लेंथ घट जाता है। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और उनका रिलेशनशिप बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का ज्यादा, यानी उसके कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। अगर 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ये तो लिखा है यहां पे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। ये तो लिखा है, ठीक है। अब जो सवाल इसके बेसिस पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो बोल रहा हूं। हाँ, इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं है
कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जैसे हाँ हाँ, बस एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बाकी इससे तो लॉजिक जनरेट हो रहा है ये सारा। हाँ, लेकिन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन N2 2 माइनस N2 माइनस N2 N2 प्लस N2 2 प्लस, इन पांचों में आपको निकालना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता था, मैं बॉन्ड ऑर्डर के अलावा क्या पूछ सकता था, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए, मैं लिख सकता था बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखिए, मैं लिख सकता था बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखिए। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का एक बार निकालना सीख गया तो उसके रिलेटेड जितनी चीजें वो तो मैं निकाल ही लूंगा। अच्छा, और मैं एक और चीज क्या पूछ सकता हूं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आपको इन सबका सारी चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है मैं बताता हूं। आपको बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, और ये सारे, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक, सब डन। अब देखिए इस तरह के सवाल को करते कैसे, क्योंकि पहला सवाल है तो मैं करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए N2 तो आपका था ही ये सेटिंग, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था ना, 2 माइनस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहे होंगे, पहले तो यहां ऐड करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुआ होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुआ होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे वो दोनों मिलकर इधर भी 2 ऐड हो गए होंगे। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो अब जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये 10, पर इसमें से अब घटेगा कितना, अब तो इसमें से 16 घटेगा, मैंने 6 घट जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में गया है। अच्छा, ये घट गया तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये घट के कितना हो गया 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया है, डन। चलिए, अभी इससे बोल रहा है N2 माइनस, यानी एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ नहीं है, यानी इधर भी एक ही आएगा। अच्छा, इधर भी एक ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2.5। N2 का हमने पहले 3 निकाल रखा था तो मैं दोबारा और नहीं निकाल रहा, डन। N2 प्लस, अब प्लस हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करना है, निकालना है। मैं किसी एक साइड से निकाल देता, चलिए इधर से निकाल देता, इधर से निकाला तो इधर से भी निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला कहां से, अब इधर से निकल गया, ये हो गया 9, ये पहले से कितना था 4 था, ये 9 माइनस 4 कितना बच गया 5, अगेन दिस इज 2.5। अरे तो झमेला फंसाएगा। खैर, लास्ट वाला N2 2 प्लस, N2 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो यहां से भी निकल गया, एक यहां से भी। अब ये कितने बच गए 8, 8 में से अब कितना गया 4, कितने बच गए 4, ये कितना हो गया 2, तो इसका क्या आ गया 2, डन। अब इसको मुझे करना है अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो भाई आप कहेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, फिर इन दोनों का बराबर और फिर इन दोनों का बराबर, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपने सजा लिया। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी निकालेंगे तो फिर तो स्टेबिलिटी इन दोनों की बराबर होगी और इन दोनों की बराबर होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों बोलिए, क्योंकि जब आपका 2.5 ये आया माइनस में तो आपने एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा था, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं वो हमेशा उसको माने डिस्टेबलाइज करता है, अनस्टेबल बनाता है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटी और एंटी बॉन्डिंग में डाला था, वेरएज ये जब निकाल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग से निकला था। बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑलवेज स्टेबल की ओर जाता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का भरना या निकलना दोनों ही अनस्टेबिलिटी की ओर जाता है। यानी इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन N2, फिर N2 प्लस, फिर N2 माइनस, फिर इन दोनों में N2 2 प्लस, फिर N2 प्लस, सॉरी N2 2 माइनस। समझ में आया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी की भी ऑर्डर यही होगी और बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ये साइन को क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, ये तो और एक एक्सरसाइज तो कराया नहीं। 2 माइनस पैरामैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक था। 2 माइनस मतलब 2 यहां पर भी थे, 2 यहां पर भी थे, तो ये पैरामैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक था। अरे
2 इलेक्ट्रॉन डाले ना, तो ये तो 10 पहले से भरे हुए थे। हाँ, तो दो पर अरे ये दोनों तो यहां थे ही, ये तो N2 है, आपने 2 और डाल दिया, 2 और डाला मतलब यहां भी एक यहां भी एक, तो यहां दोनों भर गया। तो ये सारे पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया? तो N2 माइनस इज N2 माइनस, एक हट जाएगा तो पक्का पैरामैग्नेटिक होगा, फिर डायमैग्नेटिक, फिर तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका नेचर बताओ, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड एनर्जी बताओ, कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, अगर आपको ये निकालना आता है आप उसका आंसर लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? खत्म हो गया, डन। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7, हेडिंग डालें, ये मिटा दूं सारा, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7। अच्छा जरूर उसके बाद भी अभी ग्रेटर देन 7 के लिए लिखेंगे तो ये वही सेम ही रहेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो ग्रेटर और स्मॉलर ये तो बदलने वाला नहीं है। अच्छा क्या बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बदलने वाला है? ये भी वही रहने वाला है, तो ये भी नहीं बदलने वाला है, यानी ये भी ऐसे ही रखिएगा, इसको भी आप रहने दीजिए। अच्छा जो बदलने वाला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये ना मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि मैं यहीं पर इसे थोड़ा बहुत मिटा मिटा के एडजस्ट कर सकता हूं। आपको क्या करना होगा, पूरा मिटा के फिर से बनाना होगा। मेरे पास प्रावधान है इसलिए मैं कर ले रहा हूं, यही मैनेज कर ले रहा हूं। ये लिख लिया सबने ऑर्डर, इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 में क्या होगा? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7, ऑक्सीजन ग्रेटर देन 7 है लेस देन 7 है? 16 होगा ना, 8 से एटॉमिक नंबर 8 है। अब जरा देखिए ये सब कुछ ऐसे ही रह जाता है सॉरी, ये सारा चीज ऐसे ही रह जाता है सॉरी। क्या बदल जाता है उसको जरा ध्यान से देखिए, यहां नीचे 1 आ जाता है, यहां 2, फिर ये 2, फिर ये 1। पीछे वाले के साथ कंपेयर करिए तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, पीछे वाले को कंपेयर करिए तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। क्या हो गया? वहां था 21, पहले 2 बाद में 1, यहां हो गया 12, पहले 1 बाद में 2, बस इतना ही अंतर आता है, बाकी कुछ भी और बदलता नहीं है, बाकी सारी चीजें ऐसे सेम, ठीक है। ऑक्सीजन 8, 2 2 4 6 7 सॉरी 2 2 4 5 6 7 1 8, यानी ये ऑक्सीजन का ही भरा हुआ है, ये भी इसका मतलब ऑक्सीजन ही भरा हुआ है, ठीक है। अब भरते हैं, यहां तक तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, इसको भरते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने हैं? 8 है, तो 8 होगा तो ये पहले दोनों में 1 1 भरेगा, डन। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपको जिस दिन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी दिन कहा था कि नेचर में जो पाया जाता ऑक्सीजन है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। अभी तक के पहले जितनी भी थ्योरी थी सब ऑक्सीजन को क्या मानती है? डायमैग्नेटिक। ये एकमात्र थ्योरी जिसने प्रूव किया कि ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 और 2 18, है ना? नहीं 2 14 2 18 16, इधर के 8 और उधर के 8, ये आ गया। ऑर्डर एनर्जी का क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ एनर्जी विल बी, लिख लीजिएगा, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन sigma 2s is less than sigma star 2s is less than sigma 2px is less than sigma pi 2py is equal to pi 2pz is less than pi star 2py is equal to pi star 2pz is less than sigma star 2px. This is the order of energy.
ये देखा गया इस प्रकार से कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स 7 से ज्यादा के नंबर के इंटरेक्शन हो रहे थे तो जो डीजेनरेसी थी वो इस प्रकार से ही टूट के आई। मतलब इसका वैसे तो पूरा कैलकुलेशन है, एक थ्योरी है, द नेम ऑफ दैट थ्योरी इज, थ्योरी का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वहां पे बाकायदा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि कैसे वेव्स आपस में इंटरेक्ट किए और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन था, जब 7 से बड़े नंबर के ऊपर देखा गया तो वो जो डीजेनरेसी है वो इसी प्रकार से निकल के आई मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बेसिस पर। तो हम लोग तो खैर आम खा गुठली ना देख वाली बात है भैया, हम तो आम खाने से मतलब रखते हैं, हमें गुठली से क्या मतलब, कहाँ से आया। और इसका कैलकुलेशन इवन आप आईआईटी की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, वहां पे भी इसका कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। अब वापस से मैं आपसे पूछूं O2, O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स आपको दिए गए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक का अगर आप निकाल लें तो काम खत्म। अच्छा मुझे बताइए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक और ऑक्सीजन आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, आपस में लोग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर भी इसका क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हाफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2 2 4 और इधर हो गया 10, ये आ गया 10 माइनस 2 2 4 और 2 6, घट गया हाफ इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आना भी चाहिए था, इसलिए 2 आया भी है। कैसे आया भाई? 10 तो हो गए बॉन्डिंग में और 2 2 4 और ये 2 एंटी बॉन्डिंग में 6 हो गए, यानी इसका कितना आ गया? 2 आ गया। अब मुझे बताइए कि एक मैं और निकाल लूं, एक निकाल लूंगा तो कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कहां से निकाल रहे हैं? अब एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं। अच्छा यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पहले नेचर बताइए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। फिर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो ये कहां से निकला? यानी ये 6 से 5 हो जाएगा, ये 6 से क्या हो गया? 5, ये 5 हुआ तो ये भी हो गया 5/2, यानी हो गया 2.5। तो ये कितना आ गया? 2.5। दिस 2.5 यू हैव गॉट बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डीस्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल। वेयर एज जब आप O2 माइनस करेंगे ना तो आप ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए 2 माइनस करते हैं। 2 माइनस किया तो एक और निकाल लिया, एक और निकाला तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा? आपने ये दोनों निकाल लिया, यानी ये और एक घट के 4 हो गया। 4 हो गया मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। चलिए O2 माइनस करते हैं। O2 माइनस मतलब पहले से 2 ऐसे थे, आपने और एक ऐड कर दिया। कहां ऐड कर रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में। ये डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। तो उसका पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गए 10 और ये हो गए 6 था 7 हो गया। 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5, ये क्या आ जाएगा? 1.5 और 2 माइनस यानी ये भी हो गया। अच्छा इसके पहले वाले का नेचर कैसा था? पैरामैग्नेटिक। ये अब क्या हो गया? यानी O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है O2 2 माइनस, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सारी चीजें अब आप धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। अब ये 2 माइनस हो गया, अभी इसको निकालते तो इधर तो 10 ही था, ये क्या हो गया? 8 हो गया। ये 8 हुआ तो ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सजाना बहुत आसान काम है, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं, सारा एक लाइन से। सबसे ज्यादा ये, तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा है? कोई लॉजिक पूछे क्यों O2 2 प्लस? क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल लिए थे O2 2 प्लस में? एंटी बॉन्डिंग से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक सवाल और पूछा जाता है कि पॉइंट में जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उसका क्या मतलब है? क्या 2.5 बॉन्ड बनते हैं क्या? 1 आया मतलब 1 बॉन्ड बना, 2 आया मतलब 2 बॉन्ड बना, 3 आया मतलब 3 बॉन्ड बना, 2.5 1.5 मतलब क्या? तो ये मॉलिक्यूल भी तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो सवाल पूछने के लिए किया गया है ना, हर स्टेट में कहां प्रेजेंट होता है वो? ये तो सवाल पूछने के लिए बताया गया है कि भाई ऐसे अगर 4 सवाल दे दिया जाए तो आप क्या उसकी स्टेबिलिटी, ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं क्या? बोले हाँ कर सकते हैं।
बोले सर 2.5 1.5 आ रहा है, इसका क्या मतलब? इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर बाई चांस बहुत डिटेल में कोई पूछ ही ले कि नहीं सर ऐसे एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.5 आ रहा है, उसका क्या मतलब है? वो ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है। आपको एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ाए थे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो इसके N2O। अब इसके पास टोटल एक लोन पेयर इधर, इसका एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इसके पास भी दो लोन पेयर। अब ये जो बॉन्ड इसने बनाया है, तो इसमें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, यहां पे अपना कितना इलेक्ट्रॉन देता है? दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास टोटल 6 हैं, तो अपना दो इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका जो नेचर है उसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मेकिंग बॉन्ड, इसलिए ऑड पेयर्ड बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्डिंग में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो उसका आंसर क्या आता है? पॉइंट पे आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ ले कि नहीं सर एग्जिस्ट करता है, अब बताइए वो क्या है, तो वो ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां पे आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समाप्त हो गया और पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बोल रहा हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।